गुणों की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विभिन्न प्रकार के गुणों की तुलना करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के गुणों की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित कण है जिस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। अगला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को सूचित करने के लिए हमें ई सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। किसी एक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह बहुत ही कम होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका लगभग 1/1840 गुना होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये हाइड्रोजन परमाणु के तुलना में बहुत ही कम है। अब हम प्रोटॉन के गुणों की चर्चा करेंगे। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन जो है ये एक धन आवेशित कण है जिस पर एक इकाई धन आवेश होता है। अगला पॉइंट है कि प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा सूचित किया जाता है ठीक वैसे ही प्रोटॉन को पी द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में उसके अंदर रहता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चूंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है, लेकिन एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगला कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। चूंकि अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ये एक उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन को एन द्वारा सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन जो है ये भी परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वह इनकी तुलना में बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विभिन्न गुणों की तुलना की है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जे टॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल दिया, इस मॉडल में क्या कमियां रह गई। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह धंसे रहते हैं जैसा कि तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। जे टॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि परमाणु जो है ये एक धन आवेशित गोला है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी तरह धंसे रहते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। इस प्रकार टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु यह मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकी।
थॉमसन के अनुसार क्या है कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह धंसे हुए रहते हैं जिस तरह तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। तो जे थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया, तो ये मॉडल पर्याप्त है ये वर्णन करने के लिए कि परमाणु उदासीन कैसे होते हैं। लेकिन परमाणु का यह मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकती है। तो यही वह कमी है जो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में रह गई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल पेश किया उस मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार कक्ष में चक्रण के दौरान कण केंद्र की ओर त्वरित होता है। जब भी कोई पिंड किसी वृत्ताकार कक्षा में या वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वह हमेशा केंद्र की ओर त्वरित होते हैं। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें आवेशित कण से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सही है तो इसके अनुसार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये हमेशा ऊर्जा का विकिरण करेगा। अंततः क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में नाभिक से जाकर टकराएगा। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्वता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल पेश किया ये परमाणु की स्थायित्वता का वर्णन नहीं कर सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बोर के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करना है। तो आइए हम इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बोर ने जो परमाणु का मॉडल पेश किया इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। बोर ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन सभी कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो धन आवेश से आवेशित होता है। अब इस नाभिक से सामने जो कक्षा होती है वह होती है के कक्ष, यानी जो कक्षा नाभिक के सामने होती है उससे हम के कक्ष कहते हैं। इसके बाद वाली जो कक्षा होती है उससे एल कक्ष कहा जाता है। इसके बाद वाली जो कक्षा होती है उसे एम कक्ष कहा जाता है और इसके बाद वाली जो कक्षा होती है उससे एन कक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार
किसी भी परमाणु में जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उसे के, एल, एम, एन इस प्रकार उससे व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट यह है कि इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन या संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार करके इन सभी कक्षाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या की है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों की तुलना करना है। तो आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जे टॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में लिखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। अगला पॉइंट है कि इस गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं ताकि संपूर्ण परमाणु वैद्युत उदासीन हो। जे टॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल पेश किया, उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वह एक धन आवेशित गोला है और इसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह धंसे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण कुछ इस तरह से होता है ताकि संपूर्ण परमाणु वह विद्युत रूप से उदासीन हो जाए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जे टॉमसन का परमाणु मॉडल से, वह यह है कि इस मॉडल में नाभिक का वर्णन नहीं है। जे टॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल दिया उसमें कहीं भी नाभिक का कोई जिक्र नहीं है। अब हम लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब हम नोट करेंगे। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल दिया, इस मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित नाभिक होते हैं। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। उन्होंने अपने प्रयोग से यह पता लगाया कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वह परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का महत्वपूर्ण बिंदुएं इस प्रकार हैं। अब हम लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और इन कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर का नाम दिया। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि कक्षाओं को के, एल, एम, एन या फिर संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परमाणु में नाभिक होते हैं। बोर ने यह कहा कि परमाणु में नाभिक होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडलों के बीच आपस में तुलना किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले 18 तत्वों के लिए विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, इससे संबंधित जो नियम है वह नियम हमें लिखना है। तो आइए हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट यह है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। पहला नियम जो है वह यह है कि किसी भी कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रह सकती है उसकी संख्या होगी 2n² और ये अधिकतम संख्या होगी। सबसे पहले हम के कक्ष का उदाहरण लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन
जो कक्षाओं में गति करती हैं उन सभी कक्षाओं को के, एल, एम, एन इस प्रकार करके सूचित किया जाता है। और सबसे पहली कक्षा जो होती है जो नाभिक के सामने होती है उससे के कक्ष कहा जाता है और इसके लिए n इज इक्वल टू 1 हम लेंगे। तो हम देखेंगे कि के कक्ष में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2n²। अब n के जगह पर हम 1 पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्या पाया कि 2, यानी के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो सकती है वह होगी कितना, 2। इसी प्रकार अब हम उदाहरण लेते हैं एल कक्ष के लिए, यानी कक्षा नंबर 2 के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह कितना होगी, 2n²। अब n के जगह पर हम 2 पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल गया 8। तो हम कह सकते हैं कि L कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वह 8 होगी। अगला उदाहरण लेते हैं M कक्ष के लिए, यानी कक्षा नंबर 3 के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह होगी 2n²। n के जगह पर हम 3 पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल गया 18, यानी M कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं N कक्ष के लिए, यानी कक्षा नंबर 4 के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह होगी 2n²। n के जगह पर हम 4 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू निकल गया 32। तो हम कह सकते हैं कि n कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वह 32 हो सकती है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के वितरण का पहला नियम हमने समझ लिया। अब दूसरा नियम यह है कि बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बाहरी कक्ष से पूर्व वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह पॉइंट ये बताती है कि किसी भी परमाणु में जो बाहरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, यानी किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वह 8 से अधिक नहीं हो सकती है बाहरी कक्ष के लिए। और बाहरी कक्ष से पूर्व वाले कक्ष जो होंगे उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्रमागत होगा, यानी सबसे पहले के कक्ष का वितरण होगा, उसके बाद एल कक्ष का, उसके बाद एम कक्ष का और उसके बाद एन कक्ष का, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा विभिन्न कक्षाओं में वह क्रमागत होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं क्लोरीन परमाणु का। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। जो पहला कक्ष है वह है के और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।